बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 7 डेट चैप्टर इज ब्रांच अकाउंट स्टार्ट किया। आज हम उसका यानी कि उसकी प्रॉब्लम नंबर 4 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपने इस वीडियो को ना लास्ट तक लाजमी देखना है, अदरवाइज ना आपको समझ में नहीं आएगी। एक्चुअल में इस प्रॉब्लम से ना आपका जो पेपर के अंदर क्वेश्चन जो आना होता है ना ब्रांच अकाउंट का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपने इस प्रॉब्लम को लास्ट तक क्लास में देखना है ताकि हर चीज़ आपको कवर अप हो जाए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स देखें, आपको आपके सामने सबसे पहले मैं क्वेश्चन बोलूँगा, लेकिन क्वेश्चन को ना रीडिंग करने से पहले ना आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है आपके सामने? सुहेल अफजल साहब की बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन की मैं रीडिंग करता हूं। देखें, एडवांस अकाउंटिंग की, चाहे आपके पास ओल्ड एडिशन की बुक है चाहे न्यू एडिशन की बुक है, एडवांस अकाउंटिंग की बुक में ये बड़ा एक बेनिफिट है कि उसमें सिर्फ ईयर्स तब्दील होते हैं। जैसे मैं अब क्वेश्चन बोलूंगा ना तो इसमें ईयर 2010 है, यानी कि मेरे पास काफ़ी ओल्ड एडिशन की बुक है ना, तो आपके बुक के ऊपर भी 2017 हो सकता है ईयर, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ईयर, लेकिन वैल्यूज सेम रहेंगी। ठीक है, इंग्लिश भी सेम रहेगी, स्टेटमेंट भी सेम रहेंगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्वेश्चन की रीडिंग करता हूँ, बहुत तवज्जो से मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। वो कहता है द फॉलोइंग डिटेल्स आर रिगार्डिंग टू सियालकोट ब्रांच, प्रिपेयर दी ब्रांच अकाउंट। आपने ब्रांच अकाउंट बनाना है और सियालकोट क्या है, एक ब्रांच है। अब नीचे पार्टिकुलर्स है, डेबिट साइड है एक दी हुई, एक क्रेडिट साइड दी हुई है। हम जरा देखते हैं कि चीजें क्या क्या हैं। सबसे पहले आपको चीज दी हुई है स्टॉक एट 1/1/2010 12,000। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 12,000 का। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है आपको मैंने बताया था। जब भी ये हेड ऑफिस जो है ना इस सियालकोट ब्रांच का ब्रांच अकाउंट बनाएगा ना, खाता बनाएगा, अकाउंट बनाएगा, तो वो ओपनिंग चीज को हमेशा डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है, क्लोजिंग चीज को हमेशा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो अब ये ओपनिंग स्टॉक 12,000 का डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। फिर है स्टॉक एट 31 दिसंबर 2010, वो कितना है 9,600, तो ये क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। मैंने प्रीवियस 3 लेक्चर्स के अंदर, 3 क्वेश्चंस के अंदर मैं डिस्कस करता आ रहा हूं। फिर है पिटी कैश, पिटी कैश एट 1/1/2010, 2010 की जगह आपकी बुक में 2017 हो सकता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। वो है आपके पास पिटी कैश जो है 1/1/2010, वो आपके पास है 600 रुपीज। तो पिटी कैश ओपनिंग है, तो ये भी आप कहां पर लिखोगे, इसको भी आप जब ये हेड ऑफिस इस ब्रांच का खाता बनाएगा, अकाउंट बनाएगा, तो इसको डेबिट साइड पर आप रिकॉर्ड करोगे। आपने हमेशा अपने आप को क्या समझना है, आपने हमेशा क्वेश्चन करते वक्त अपने आप को हेड ऑफिस कंसीडर करना है। अपने आप को हमेशा क्या कंसीडर करना है, हेड ऑफिस अपने आप को समझना है। नेक्स्ट आगे देखें, पिटी कैश के बाद आपके पास है डेटर ऑन 1/1/2010, ओपनिंग डेटर्स आपके पास कितने हैं 10,000 के, तो ओपनिंग ये डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। फिर हैं क्लोजिंग डेटर्स, यानी कि डेटर्स ऑन 31/12/2010, वो कितने हैं आपके पास 11,500, तो क्लोजिंग आप हमेशा कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे आप क्रेडिट साइड पर। तो अब आपने यहां पर एक चीज नोटिस की होगी कि सर हमें ना क्लोजिंग पिटी कैश नहीं दिया हुआ। सर ये क्या बात हुई, ऊपर वाले तीनों के तीनों क्वेश्चन में ओपनिंग पिटी कैश भी था, क्लोजिंग पिटी कैश भी था, ओपनिंग स्टॉक भी था, क्लोजिंग स्टॉक भी था, ओपनिंग डेटर भी थे, क्लोजिंग डेटर भी थे। सर ये पिटी कैश नहीं दिया हुआ, क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा हमें, कहीं कोई और अकाउंट बनाना पड़ेगा। यही तो इस क्वेश्चन का एक्चुअल में ना मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सोल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा, अभी क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आगे चलो। नेक्स्ट है गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो चीजें ब्रांच को ना इस हेड ऑफिस की तरफ से भेजी गई हैं, तो ये डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होती हैं, क्योंकि हेड ऑफिस का वो क्या चीजें होती हैं, एसेट्स होती हैं। हेड ऑफिस ने खर्चा किया होता है चीजों को, जब भेजा होता है ब्रांच को, तो कितनी अमाउंट है 42,000। फिर है कैश सेल, तो हेड ऑफिस को ना ड्यूरिंग होल ईयर, ये कंप्लीट ईयर जो स्टार्ट हो रहा है 1/1/2010 से लेकर 31 दिसंबर 2010 तक, आपकी बुक में 2017 हो सकता है, तो उस होल ईयर में ना चीजें बेची हैं और कैश हेड ऑफिस को मिला है कितना, वो कैश मिला है 25,800। ओके हो गया। नेक्स्ट देखें क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल आप जब भी हेड ऑफिस अपना ब्रांच का अकाउंट बनाती है ना, तो क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड नहीं करती, ना ही हमने ऊपर 3 क्वेश्चंस के अंदर 1 2 3 के अंदर हमने ये चीज रिकॉर्ड भी नहीं की थी, तो वो कितना है 36,000। नेक्स्ट आया नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 2,000। ये क्या, ये एक नई आइटम आई है नॉर्मल लॉस। चलें इसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि क्या ये डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा, या आया कि ये रिकॉर्ड ही नहीं होगा।
नॉर्मल लॉस एक्चुअल में आप जब पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में आएगा सर नॉर्मल लॉस है ना, ये तो खर्चा बन गया, खर्चा हो गया, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि लॉस हमेशा सर एक्सपेंस होता है। देखेंगे इसको सोल्यूशन में। नेक्स्ट देखें, इस तरफ आ जाए, दूसरी तरफ देखें, रिटर्न रिटर्न टू हेड ऑफिस, यानी कि ये गुड्स रिटर्न किए हेड ऑफिस को। तो मैंने कहा था जब भी चीज़ें रिटर्न हो ना तो वो हेड ऑफिस की इनकम बन जाती है, यानी कि क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो अमाउंट कितनी है 4800। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने हैं 600। सर ये बैड डेट्स आ गए, ये क्या बात हुई? तो बैड डेट्स कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर? तो इसको भी देखेंगे, इस चीज को भी हम देखेंगे। अंडरस्टूड हो रही है ना बात सोल्यूशन के अंदर। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 310 रुपीज। तो सारे डिस्काउंट अलाउड तो ना खर्चा होता है, बैड डेट्स भी खर्चे होते हैं, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। देखेंगे इसको सोल्यूशन में, देखेंगे कि रिकॉर्ड करेंगे भी कि नहीं रिकॉर्ड करेंगे। आगे देखते हैं। उसके बाद आगे है बैड डेट्स के बाद आपके पास आएगा, मतलब बैड डेट्स के बाद आपके पास आया था ना डिस्काउंट अलाउड 310 रुपीज। फिर इसके बाद आपके पास आएगा पीटी एक्सपेंसेस। पीटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 700। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी चीज रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, यानी कि कुछ चीजें जो है ना वो रिटर्न की गई हैं कस्टमर की तरफ से। तो जो रिटर्न की गई हैं कस्टमर की तरफ से वो क्या है, कितनी अमाउंट की हैं 3000। इसको भी देखेंगे ये कहाँ पर जाएगी चीजें, मतलब ये कहाँ पर लिखी जाएंगी, डेबिट या क्रेडिट। फिर ना नीचे देखें कुछ एक्सपेंसेस पेड किए गए हैं हेड ऑफिस की तरफ से, जिसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, तो वो कितनी अमाउंट है 8400। तो ये तो हम पहले भी पढ़ते रहे हैं ना, ये तो हम डेबिट साइड पर इसको रिकॉर्ड करेंगे। जो चीजें पहले पढ़ते रहे उनको मैं बार बार आपको उसकी ना रिवीजन करवा रहा हूँ। जो चीज न्यू आ रही है वो मैं आपको सोल्यूशन में बताऊंगा कि वो ऐड होगी कि नहीं ऐड होगी। नेक्स्ट है रेंट। तो रेंट देखो उसके आगे एक लाइन लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेंट जो है ना वो फर्स्ट 2010 से लेकर ना ये 30 मार्च 2011 तक है। तो यानी कि 3 मंथ का एक्स्ट्रा रेंट जो है ना वो पे किया गया है। हमने अकाउंट जो बनाना है ना वो 31 दिसंबर 2010 तक बनाना है ना ब्रांच अकाउंट। तो 3 मंथ का एक्स्ट्रा रेंट पे किया गया। तो अमाउंट कितनी है 5250, सॉरी हाँ जी 5250 ओके है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया जी, कुछ एक्सपेंसेस जो है वो हेड ऑफिस की तरफ से जो है ना वो सेंड किए गए हैं। पीटी एक्सपेंसेस उसने हेड ऑफिस ने कहा कि ये जरा कर लो, उसकी अमाउंट कितनी है 800। अब ये भी हमने कहाँ पर लिखना है, ये भी हमने डेबिट साइड पर इसको रिकॉर्ड करना है, और रेंट को भी हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, जो अजाफी रेंट होगा उसमें देखेंगे कि वो रेंट की अमाउंट कितनी हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ये एक न्यू पॉइंट आया। अब यहाँ पर ये हमारा ब्रांच अकाउंट का हमने क्वेश्चन की रीडिंग कर ली। अब जब भी आपने ब्रांच अकाउंट करना है, सोल्यूशन पर जाने से पहले आप स्टूडेंट्स ने कुछ बातें मेरी अंडरस्टैंड करनी है। आपने अपने आप को ना हमेशा हेड ऑफिस समझना है। आपने समझना कि ये मैं हेड ऑफिस हूँ और ये मेरी ब्रांच थी एक सियालकोट में। कोई भी बिजनेस अज्यूम कर लें, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें कि आप पंजाब कॉलेज के ओनर हैं और उसकी एक कॉलेज की ब्रांच ना सियालकोट में ओपन की गई है। आप ये देखना चाह रहे हो कि उसके अंदर मैंने क्या क्या खर्चे किए हैं, मैंने ड्यूरिंग होल ईयर मैंने क्या क्या कमाया है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। नंबर 1 ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। दूसरा आपने ये अपने माइंड में रखनी है, जब भी आप ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड जो होती है ना वो वहां पर हेड ऑफिस जो रिकॉर्ड करेगा वो रिकॉर्ड करेगा अपने एक्सपेंसेस और एसेट्स। ओके, और क्रेडिट साइड पर जो हेड ऑफिस है ना वो रिकॉर्ड करेगा अपनी इनकम्स और लाइबिलिटीज। तो ये कुछ चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि जब अभी ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन बनाना है ना आपने ये देखना है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक मौजूद होना चाहिए क्वेश्चन में। ओपनिंग पीटी कैश क्लोजिंग पीटी कैश मौजूद होना चाहिए क्वेश्चन में। ओपनिंग डेटर्स क्लोजिंग डेटर मौजूद होना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो आप स्टूडेंट्स का मैंने कंसेप्ट बिल्ड कर दिया, जल्दी से सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करके तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन किस तरह करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आप ना सोल्यूशन के ऊपर मूव ऑन कर गए हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है। तो अपने आप को ना ज़रा हेड ऑफिस तस्वुर कर लें जल्दी से। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट ये बनाएंगे, इन दी बुक ऑफ हेड ऑफिस, नीचे सियालकोट ब्रांच। फॉर्मेट ये रहेगा क्या, डेट रेफरेंस रुपीज़। फिर आप क्या लिखेंगे, आप फिर लिखेंगे दोबारा से डेट रेफरेंस और रुपीज़। ओके हो गया। रेफरेंस की जगह आप पार्टिकुलर्स डिटेल का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। एक साइड होगी डेबिट, एक साइड होगी क्रेडिट। अब डेबिट साइड पर चीज़ें पुट करते हैं तो मैं जल्दी से आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले आपने डेट में डेट लिख देनी है, ओपनिंग डेट लिख देनी है 1 2010। हाँ, आपके पास 2017 हो सकती है। सबसे पहले स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया था ना 12000, इसको रुपीज़ के कॉलम में लिखें।
ज़रा जल्दी से। ओके हो गया। उसके बाद पिटी कैश, ये भी ओपनिंग दिया हुआ था 600 रुपीज़ के कॉलम में लिख दिया। डेबिट साइड पर क्यों आना है, मैंने अभी आपसे प्रीवियसली डिस्कशन कर ली है जब मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है। ओपनिंग डेटर्स यानी कि डेटर्स जो 1/1/2010 पे थे, यानी कि आपकी बुक में 2017 हो सकता है, वो कितना थे, वो थे आपके पास 10,000। ये भी मैंने लिख ली है। ओके। अब नेक्स्ट क्या आपने लिखना है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, डेट आपने दे देनी है 31 दिसंबर 2010, और गुड्स सेंड टू ब्रांच ये खर्चा होता है ना, हेड ऑफिस ने चीज़ें भेजी होती हैं ब्रांच को, उसने खर्चा किया कितने का, 42,000, तो इसको भी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। रुपीज़ के कॉलम में यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 42,000। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद कुछ एक्सपेंसेस किए थे, किसने एक्सपेंसेस किए थे, हेड ऑफिस ने कुछ एक्सपेंसेस किए थे, तो उसमें नंबर 1 क्या था, सबसे पहले था वेजेस एंड सैलरीज। कितनी अमाउंट थी, 8400। बाहर अमाउंट आपने लिख दी रुपीज के कॉलम में। फिर उसके बाद क्या था, रेंट, तो रेंट की अमाउंट लिखी 5250। सर रेंट तो वो 3 माह इजाफी नहीं था दिया। सर आपने खुद ही तो क्वेश्चन में बोला था कि 31 मार्च 2011 तक उसने रेंट दिया है, तो सर जी 3 माह इजाफी भी तो रेंट दिया है। वो इजाफी जो है वो क्रेडिट साइड पर उसकी ना वर्किंग मैंने की हुई है, टेंशन ना आप लें, ठीक है। हाँ, आप डेबिट साइड पर भी वर्किंग करके यहाँ से भी लेस करके लिख सकते थे अमाउंट, लेकिन मैंने कहा कि आपके ये ज़रा फैसिलिटी प्रोवाइड करूँ ना, ज़रा आपको आसान होगा जब मैं क्रेडिट साइड पर आपको समझाऊंगा। तो अच्छा, आगे क्या है, पिटी कैश है, हेड ऑफिस ने कुछ पे किए थे, उसकी अमाउंट कितनी थी, वो थी 800। अब ये जितनी भी चीज़ें डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होनी थी ना, ये मैंने बोल दी हैं। अब क्रेडिट साइड की बारी लेते हैं ना, क्रेडिट साइड की तरफ आ जाएं। सबसे पहले क्या है, वो जो गुड्स रिटर्न हुई थी ना, रिटर्न टू हेड ऑफिस 4800 4800, तो वो लिख दी। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ये क्या है, ये है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। सर ये कहाँ से अमाउंट आ गई, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, आगे आपने ब्रैकेट में लिखा हुआ है नोट नंबर 2, और आगे अमाउंट भी दे दिया 30,590 रुपीज़। सर जी ये कहाँ से आ गई, ये तो हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं। आप एक बात सोचो, जब मैं ना क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 करवाया था, तो हमें हर क्वेश्चन में ना पहले तीनों के तीनों क्वेश्चन में एक चीज़ आती थी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। ये जो सियालकोट ब्रांच है ना, इससे कितना कैश रिसीव हुआ, तो वो हमें इस क्वेश्चन में नहीं था दिया हुआ, तो हमें वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए वहां से ये अमाउंट आई है 30,590, जो अमाउंट आई है ना, ये वहां से आई हुई है। ओके, तो ये मैंने वहां से अमाउंट लेकर रखी है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको वो भी निकालना ना सिखाता हूं, आप परेशान मत हो। अच्छा, इसको कलेक्शन फ्रॉम डेटर कहते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कहते हैं, कोई मसला नहीं है। कलेक्शन का मतलब यही होता है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। आप इसकी जगह वो लफ्ज भी लिख सकते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें, आगे क्या है, आगे है कुछ क्लोजिंग चीजें हैं। आपको पता है क्लोजिंग चीजें, डेट आपने डेट के कॉलम में क्लोजिंग डेट दे देनी है अपनी 31 दिसंबर 2010, तो 2010 की जगह 2017 दे दीजिएगा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था कितना, 9600 लिख दिया। अच्छा, डेटर भी क्लोजिंग दिए हुए थे 11,500 लिख दिए। सर जी पीटी कैश कहाँ से आपने क्लोजिंग में लिख दिया 700, हमें तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ था, और साथ में आपने लिखा नोट नंबर 4 भी। ये क्या कर रहे हैं सारा, याद रखो। अब अपने माइंड में एक बात याद रखना, अगर पीटी कैश क्लोजिंग नहीं आपको दिया होगा, आपको निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, फिर उसकी अमाउंट उठाकर यहां पर पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इस हेड ऑफिस ने देखना है कि मेरी ब्रांच के अंदर से ना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इस ब्रांच पर 1 साल के अंदर। अब आपने यहां से 2 चीजें नोट की, अगर आपके क्वेश्चन में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ये नहीं दिया होगा, आपने हमेशा उसको बनाना है, और उसको बनाने के बाद अमाउंट आपने यहां पर पुट करनी है, जो कि ये देखो आपने कलेक्शन फ्रॉम डेटर के अंदर अमाउंट पुट की है 30,590 रुपीज। ओके, 30,590 रुपए। ओके, तो इसका मतलब एक चीज तो आपको अगर नहीं क्वेश्चन में दी हुई, तो ये आपको जो है बनाना पड़ेगा, इसका खाता, इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर का, जिसको कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी कहते हैं। हाँ, अगर आपको पीटी एक्सपेंसेस पीटी कैश आपको नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग क्लोजिंग, तो तब भी आपको बनाना पड़ेगा। ये 700 वहां से आया है। नेक्स्ट आने वाले ना, मतलब आगे पिक्चर आएगी ना, मैं उसके अंदर आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे बनाया हुआ है। अच्छा, एक एक यहाँ पर है प्रीपेड रेंट। ये अब रेंट भी है, तो आपने दिया था ना 3 माह का, आपने अगले साल का इजाफी रेंट दे दिया है, तो भाई वो क्या करना है, वो इसकी क्या है, वो इसकी इनकम है। यानी कि वो जो ब्रांच है ना, सियालकोट ब्रांच, उसने नेक्स्ट 3 मंथ का ना, यानी कि 2011 में वो गया और जनवरी फरवरी और मार्च 3 मंथ का एडवांस में ही पेमेंट कर दी उसको, सियालकोट ब्रांच को ना। सियालकोट ब्रांच ने हेड ऑफिस को एडवांस में ही पैसे दे दिए, तो वो हेड ऑफिस की इनकम बनी ना, तो 3 माह की इनकम उसको इस तरफ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ये कैसे होगा, इसका
इसका नोट वैसे तो नेक्स्ट इसके बाद पिक्चर आएगी, वहाँ पर मैं नोट में समझाऊंगा कि ये कैसे आया 1050 ये अमाउंट कैसे आती है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। ये देखिए डेबिट साइड पर जो 5250 मौजूद है ना, रेंट की अमाउंट, इसको मल्टीप्लाई 3 करें, डिवाइड 15 कर लें, या डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 3 कर लें, कोई मसला नहीं है, तो आपके पास 1050 आ जाएगी। ओके हो गया। इस तरह यहाँ से वो अमाउंट ली गई है। अब जब आपकी तमाम इनकम्स मुकम्मल होगी, तमाम एक्सपेंडिचर्स मुकम्मल हो गए, तो आप इनकम को करेंगे ना, ऐड करेंगे, तो आपके पास जो टोटल अमाउंट दोनों साइड पे आएगी वो आएगी 84,040 रुपीज़। ओके। और जब आप डेबिट क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा ना वो आएगा 4,990 रुपीज़। अब ये कैसे आएगा, ये मैंने अभी तो यहाँ पर आपको बता दिया प्रॉफिट कैसे आएगा, लेकिन सर हमें वो जो दो चीज़ें हैं ना वो हमें समझाएं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये जो अमाउंट 30,590 ये लिखी हुई है, ये कैसे आई, और ये पीटी कैश क्लोजिंग 700 कैसे आई, ये समझाएं, और प्रीपेड इंश्योरेंस का भी बताएं ये कैसे है। अब हम नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसको हमने कैसे समझना है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखें, अब कुछ नोट ना आपने अपने माइंड में रखने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट नोट हैं। कहता है जब भी आपने ये जो हेड ऑफिस बनाते हैं ना, ब्रांच अकाउंट है जी, अभी अभी जो मैंने आपको बनाकर दिखाया है, कहता है इसमें कुछ चीज़ें ना ऐड नहीं होंगी इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे? जैसे कहता है नॉर्मल लॉस, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल तो हमें पता है कि वो हम नहीं थे इसको ऐड किया करते, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में भी हमें क्रेडिट सेल आता था ना, तो हम उसको इग्नोर कर देते थे, उस वैल्यू को हम नहीं थे लिखा करते। तो कहता है अब इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप नॉर्मल लॉस की भी वैल्यू नहीं लिखेंगे जब भी ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, यानी कि ये जो इन दी बुक ऑफ हेड ऑफिस मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया, तो इसको बनाते वक्त ना ही आपने क्रेडिट सेल लिखना है, ना ही आप नॉर्मल सेल लिखना है, ना ही आपने बैड डेट्स भी दिए हुए थे उनको भी नहीं लिखना, डिस्काउंट अलाउड को भी नहीं लिखना। और एक और चीज़ है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है, वो जो आपको आया था ना पॉइंट, सर सेल रिटर्न का तो कोई नेम ही नहीं आया जी, आया है वो कैसे, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर आया है ना, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 3000 अमाउंट थी उसकी, याद रखिएगा। तो वो से रिटर्न उसको कहते हैं, तो वो रिटर्न तो हुई थी सर, ये रिटर्न चीज़ें हुई हैं, ये हेड ऑफिस पर तक जाएंगी, तो वो तो लिखना चाहिए नहीं, वो रिटर्न कस्टमर ने रिटर्न की थी ब्रांच को, वो ब्रांच को चीज़ें रिटर्न हुई हैं, उसमें हमारा कोई लिंक नहीं है, यानी कि हेड ऑफिस का उसमें कोई लिंक नहीं है। हेड ऑफिस को तो बस इनकम चाहिए, या हेड ऑफिस ने कहना है मैं एक्सपेंडिचर लगाऊंगा, तो सर ये हेड ऑफिस का खर्चा नहीं है, चीज़ें वापस आ गई हैं, ब्रांच के डेटर ने उसको चीज़ें वापस कर दी, नहीं वो ब्रांच का खर्चा है, हेड ऑफिस का वहाँ पर कोई खर्चा नहीं हुआ। तो ये आपने चीज़ें जो हैं इसके अंदर नहीं लिखनी। और दूसरा नोट देखें, कहता है क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं था दिया हुआ, तो हमें मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी कि हमें हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम डेटर अकाउंट। वो याद है जो आपको अमाउंट 30,590 जो अमाउंट है वो कहाँ से आई है, वो यहाँ से ही आई है कि हमें कैश रिसीव फ्रॉम डेटर यानी कि मेमोरेंडम डेटर अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा अब देखें, अब क्योंकि आपने बनाना है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, उसकी अमाउंट आपको चाहिए थी, तो अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, आपका जो फॉर्मेट होगा वो वही बिल्कुल फॉर्मेट होगा, क्या, डेट रेफरेंस अमाउंट, यानी कि रुपीज़, डेट रेफरेंस फिर रुपीज़, रेफरेंस की जगह डिटेल और पार्टिकुलर्स भी आप डाल सकते हैं। एक होगी डेबिट साइड, एक होगी क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आप डेटर अकाउंट बना रहे हैं ना, तो ओपनिंग बैलेंस लिखें। डेटर का ओपनिंग बैलेंस क्या था, 10,000, तो उसको चाहे ओपनिंग डेटर के नेम से लिखने, चाहे ऐसे लिखने बैलेंस बी बटा डी, ठीक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप दोनों जो है ना वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ओपनिंग डेटर भी लफ्ज़ लिखेंगे 10,000 के सामने तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट कौन सी चीज़ डेबिट साइड पर ऐड की जाएगी, यानी कि रिकॉर्ड की जाएगी, वो है क्रेडिट सेल। कितनी, 36,000। सर ये डेबिट साइड पर क्यों रिकॉर्ड की जा रही है, क्योंकि क्रेडिट पर चीज़ें बेची गई हैं। मुझे बताओ वो हेड ऑफिस का क्या है, हेड ऑफिस का तो खर्चा ही है ना अभी, क्योंकि अभी तक हेड ऑफिस को वो इनकम नहीं रिसीव हुई, तो जब रिसीव होगी तब वो हेड ऑफिस उसको इनकम साइड पर रिकॉर्ड कर लेगा। तो अभी तक हेड ऑफिस उसको ना ब्रांच की डेबिट साइड पर ही रिकॉर्ड करेगा। अब ये दोनों अमाउंट ही, दो ही अमाउंट आनी है डेबिट साइड पर, दोनों को जमा किया तो 46,000 आ गया। नेक्स्ट क्रेडिट साइड पर देखें, क्रेडिट साइड पर सबसे पहले आप रिकॉर्ड करेंगे बैड डेट्स कितने थे, वो आपके पास थे, बैड डेट्स की अमाउंट थी 600 रुपीज़। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड कितना था, 310 रुपीज़। फिर रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है वो जो रिटर्न टू कस्टमर था ना, जिसको सेल रिटर्न कह लें, रिटर्न इनवर्ड कह लें, ये डिफरेंट नेम है ना, वो कन्फ्यूज़ करता है। मैंने आपको इसलिए बार बार नेम चीज़ तब्दील कर रहा हूँ ताकि आपको ये नेम कन्फ्यूज़ मत करें आने वाले क्वेश्चंस में। तो ये 3000 ये अमाउंट थी, और फिर आप क्लोजिंग डेटर भी तो दिए हुए थे ना, उनको भी ऐड करेंगे, चाहे बैलेंस सी बटा डी लिख लें, चाहे क्लोजिंग डेटर लफ्ज़ लिख लें, कोई मसला नहीं है। उसकी अमाउंट क्या थी, 11,500। अब
जब यही चीज़ें आपने क्रेडिट साइड पर कोड करनी थी। अब 46,000 डेबिट साइड का भी टोटल आ गया और 46,000 क्रेडिट साइड का भी टोटल आ गया। अब डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करें तो आपके पास ना जो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर की अमाउंट आ जाती है ना, वो अमाउंट आ जाती है 30,590 रुपीज़। देखें क्रेडिट साइड पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है 30,590 रुपीज़, और इसके सामने जो इंग्लिश यूज़ किया वो मैंने बैलेंस वगैरह वाली इंग्लिश यूज़ कर ली है। चाहे आप यहाँ पर इसके सामने इंग्लिश ये भी लिख सकते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कोई मसला नहीं है। चाहे ये भी लिख दें आप, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि अगर आप ये लफ्ज़ यूज़ करें तो। वैसे अदरवाइज़ और कोई मसला नहीं। अब आपको पता चल गया कि वो जो 30,590 रुपये हमने वो जब अपना ब्रांच अकाउंट बनाया था हेड ऑफ़िस ने, तब वहाँ पर क्रेडिट साइड पर कहाँ से आए थे 30,590 रुपये। तो वो यहाँ से ये डेटर अकाउंट बना गया है। तो डेटर अकाउंट आपने हमेशा ये बनाना है। सर ये कैसे पता चलेगा कि डेटर अकाउंट में ये जो है मतलब बैड डेट्स वगैरह और डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर ही आने थे। अच्छा, बैड डेट्स किसके होते हैं? डेटर से ही बैड डेट्स होते हैं ना, कि वो लोग जिन्होंने पैसे नहीं दिए, वो डेटर्स जिनके ऊपर शक है ये पैसे नहीं देंगे, फिर उनके ऊपर डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट किसको दिया जाता है? कस्टमर्स को ही दिया जाता है ना, तो वो भी डेटर अकाउंट में ही आएंगे। फिर कुछ चीज़ें रिटर्न कर दी थी कस्टमर ने, तो वो भी डेटर अकाउंट में, यानी कि डेटर अकाउंट के अंदर हर वो चीज़ आएगी जिसका लिंक डेटर से है। तो इनके अंदर तमाम चीज़ें देख लें, इन तमाम चीज़ों का लिंक जो है वो डेटर से ही होगा। हाँ, नॉर्मल लॉस मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि नॉर्मल लॉस का कोई लिंक डेटर से नहीं होता, ठीक है? डेटर अकाउंट से नहीं होता। तो अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं। अच्छा, अब इसके नीचे देखें कि आपको ना नोट नंबर 3 दिया हुआ है कि प्रीपेड रेंट जो है हमने कैसे निकाला था। वो देखें, अब यहाँ पर नोट दिया हुआ है, आपने इसको जो है ना वो तवज्जो से देखना है। मैंने आपको कहा था कि 3 मंथ का इज़ाफ़ी जो ब्रांच ने ना, इस सियालकोट ब्रांच ने हेड ऑफ़िस को इज़ाफ़ी रेंट एज़ अ इनकम दे दिया। कहा कि ये देखो हेड ऑफ़िस, हमने नेक्स्ट ईयर का भी 3 मंथ का रेंट आपको दे दिया है। तो उसकी वो हेड ऑफ़िस की इनकम होगी ना, तो हमने उस वहाँ पर कोड किया हुआ था, लेकिन उसकी कैलकुलेशन यहाँ से ऐसे निकली थी। कैसे? 5250 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे, डिवाइड 15 करेंगे। 15 से सर क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 1 साल में 12 माह और ऊपर 3 माह और थे, तो ये 15 माह इस तरह बन जाते हैं। ठीक है? तो आपके पास अमाउंट आती है 1050। आप ऐसे ही करेंगे, चाहे 4 माह होते, चाहे 5 माह होते, डिवाइड 15 ही करते। 4 माह होते डिवाइड 16 कर देते, 5 माह होते तो डिवाइड 17 कर देते। यानी कि 12 में आ गया, आपने नेक्स्ट ईयर के मंथ जो है उनको ऐड करना था। अब आगे देखें, नोट नंबर 4 कहता है कि क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग पिटी कैश नहीं थे, तो आपने उसका अकाउंट बनाना है। तो नीचे हम क्लोजिंग पिटी कैश का अकाउंट बनाने लगे हैं कि पिटी कैश। अब देखो, इसका भी फॉर्मेट क्या रहेगा? वही डेट रेफरेंस अमाउंट, यानी कि रुपीज़, डेट रेफरेंस रुपीज़। डेबिट साइड पर देखो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग पिटी कैश हैं, बिल्कुल हैं, तो बैलेंस बी/डी हमने लिख दिया 600, ठीक है? चाहे ओपनिंग पिटी कैश का लफ़्ज़ लिख लें, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब है, ये याद है वो जो ₹800 के हेड ऑफ़िस ने एज़ अ पिटी कैश पिटी एक्सपेंसेस करने के लिए पैसा भेजा था ब्रांच को। वो इस वेजेस एंड सैलरीज़, फिर उसके नीचे था रेंट, उसके नीचे था पिटी कैश एक्सपेंसेस किए थे 800 के। तो वो भी हेड ऑफ़िस ने ब्रांच को दिए थे कि भई ये छोटे-मोटे तुम खर्चे कर लेना। तो वो कर लेना एक्सपेंस था ना, इसलिए डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे वहाँ पर, मतलब यहाँ पर कितने से? 800 से। वहाँ पर भी रिकॉर्ड किए थे, यहाँ पर भी रिकॉर्ड करेंगे उसको। अब अब ये तो आ गई डेबिट साइड, आ गई 1400 से जमा करके ना 1400 आ गई। अब क्रेडिट साइड पर आ जाएँ, तो बैलेंस सी/डी एक आपको दिया हुआ है बैलेंसिंग फिगर, ये 700 कहाँ से आई? याद है आपको क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई थी, पिटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 700। अपनी बुक में देख लेना, पिटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 700। तो ब्रांच के ना कुछ खर्चे जो हैं वो पे किए गए थे, किसकी तरफ से? हेड ऑफिस के तरफ से, तो उसको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। सही है? तो 700 वहाँ से हमने लिया ये वाला। अब डेबिट के साइड थी 1400 दोनों साइड पर लिखे, उसमें से 700 ये निकालो, तो तुम्हारे पास क्लोजिंग पिटी कैश आ गया, यानी कि पिटी कैश एट द एंड ऑफ ईयर 31 दिसंबर 2017 या 2010 लगा लो, वो आपके पास 700 आ गया। ये हमने 700 जब हमने ब्रांच अकाउंट बनाया था, तो उसकी क्लोजिंग पिटी कैश जो है ना, वहाँ पर क्रेडिट साइड पर हमने ये 700 लिखा था। ओके हो गया स्टूडेंट्स? अब याद रखना, जब भी आपने पिटी कैश अकाउंट बनाना है, क्लोजिंग पिटी कैश अकाउंट बनाना है, तो उसमें आपने ये चीज़ें लिखनी है। डेबिट साइड पर हमेशा लिखना है आपने ओपनिंग पिटी कैश, और डेबिट साइड पर लिखना है कि अगर वे पिटी कैश कोई एक्सपेंसेस हुए हुए, ठीक है? क्रेडिट साइड पर आपने क्या लिखना है?
क्रेडिट साइड पे आपने हमेशा ये लिखना पीटी एक्सपेंस अकाउंट पीटी कैश अकाउंट बनाते वक्त कि जो ब्रांच जो है ना पीटी कैश एक्सपेंसेस ब्रांच की तरफ से होंगे ना, उनको अपने क्रेडिट साइड पर लिख देना है। ओके हो गया? तो इस तरह आपका ये पीटी कैश क्लोजिंग पीटी कैश एक्सपेंस जो है ना वो क्लोजिंग पीटी कैश अकाउंट जो है इस तरह बन जाएगा। तो नेक्स्ट मैंने आपको देखो प्रॉफिट तो निकालना बता ही दिया, वो पीछे वाली सबसे पहले जब हमने ब्रांच अकाउंट बनाया तो इस तरह आपका जो प्रॉफिट है ना वो 4990 आपका निकलता है, 4990 रुपीज़ निकलता है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको बहुत अच्छे से बार बार वीडियो को देखना, वीडियो लेंथी बनाने का मकसद ही ये था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए। फिर भी कोई इशू है, कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना। अपना ख्याल रखना, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।